हेलो स्टूडेंट, कल हमने बायोलॉजी की क्लास में जीवाणुओं की पोषण विधियों के बारे में अध्ययन किया और आज हम जीवाणुओं में जनन प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले जीवाणुओं में जो जनन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कायिक जनन। तो हमारी हेडिंग होगी जीवाणुओं में कायिक जनन। जीवाणुओं में कायिक जनन। देखिए, जीवाणुओं में जो कायिक जनन होता है वो मोस्टली दो प्रकार से होता है। एक होता है द्विविखंडन विधि द्वारा और दूसरा होता है मुकुलन विधि द्वारा। एक द्विविखंडन है और दूसरी कौन सी है? मुकुलन विधि। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे द्विविखंडन विधि के द्वारा। क्या होता है देखो, हम एक जीवाणु कोशिका बनाएंगे। यहाँ पर ये आनुवांशिक पदार्थ, ये कोशिका झिल्ली, ये कोशिका भित्ति और ये आपका कोशिका द्रव्य। नामांकन करेंगे इसका। ये तो क्या होगी बेटा आपकी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति ये आपकी होगी कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली ये आपका होगा कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य और ये है आपका आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ ये पूरी एक आपकी जीवाणु कोशिका हो गई। क्या होता है कि ये जो जीवाणु कोशिका है इसमें दोनों तरफ से दबाव पड़ता है मध्य भाग में से, तो इधर से भी, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो कैसी स्थिति हो जाती है देखना गौर से। ये आपकी कोशिका भित्ति, ये कोशिका झिल्ली, ये आपका आनुवांशिक पदार्थ और ये आपका कोशिका द्रव्य। तो एक दबाव पड़ता है ऐसे, और एक दोनों जो भित्तियां है वो इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। ये स्थिति हो जाती है, दोनों तरफ से एक दबाव पड़ता है और दबाव के कारण इस प्रकार से एक संरचना बन जाती है। ये खांच बन गई। क्या कहेंगे इसे? क्या बोलेंगे बेटा वैसे? खांच। अब ये खांच धीरे धीरे आगे बढ़ती है। धीरे धीरे क्या होती है? आगे बढ़ती है। और क्या होगा आगे देखो, ये खांच धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। ये आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ेगी तो इसका जो आनुवांशिक पदार्थ होगा वो दो भागों में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। तो आगे चल करके क्या होगा? बहुत सीधी विधि है ये, ज़्यादा बिल्कुल कठिन नहीं है। और ये जो आनुवांशिक पदार्थ है वो दो भागों में अलग अलग तरीके से विभक्त हो जाता है। तो इसके साइड वाले भाग से पहले एक खांच बनती है। ये खांच आगे बढ़ती जाती है और आनुवांशिक पदार्थ और जो कोशिका द्रव्य है वो अलग अलग भागों में विभक्त हो जाते हैं। उसके बाद ये जो खांच है वो आगे बढ़ करके मिल जाती है पूरी तरीके से, और यहाँ पर दो नई जीवाणु कोशिकाओं का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। ये आपकी दो आपकी नई जीवाणु कोशिका बन गई है। इनको बोलेंगे पुत्री जीवाणु कोशिका।
पुत्री जीवाणु कोशिका। कौन सी कोशिका है ये? पुत्री जीवाणु कोशिका, अर्थात ये नई कोशिका है। तो जो द्विविखंडन होता है उसमें एक जीवाणु कोशिका से दो जीवाणु कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है, इसलिए इसको नाम दिया है द्विविखंडन। तो एक जीवाणु कोशिका से कितनी जीवाणु कोशिकाएं बनती है? दो जीवाणु कोशिकाएं बनती है, जिनमें जो आनुवंशिक पदार्थ और जो कोशिका द्रव्य वो पृथक पृथक हो जाता है। तो ये इस जीवाणु कोशिका का ये भाग कहलाएगा आपका कोशिका भित्ति, ये भाग कहलाएगा आपका कोशिका झिल्ली, और ये होगा आपका कोशिका द्रव्य, और लास्ट में ये जो वाला भाग है ये कहलाएगा आपका आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ। तो यहाँ पर एक जीवाणु कोशिका से दो जीवाणु कोशिकाओं का निर्माण होता है, या कह सकते हैं कि ये जो जीवाणु कोशिका है ये मातृ कोशिका है। कौन सी कोशिका है? मातृ कोशिका। और एक मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ये विधि कहलाती है आपकी द्विविखंडन। कौन सी विधि कहलाती है? द्विविखंडन कहलाती है। आगे अब हम देखते हैं अगली जो हमारी विधि है वो है मुकुलन। कौन सी विधि है बेटा? मुकुलन। अब देखो मुकुलन के बारे में। इस विधि में क्या होता है मुकुलन में कि जो जीवाणु कोशिका होती है, इधर देखना, ये आपकी जीवाणु कोशिका, जीवाणु कोशिका का ये जो भाग होता है वो गया आपका कोशिका भित्ति। हो गया कोशिका भित्ति। ये भाग हो गया आपका कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, ये आपका जो भाग है ये पार्ट ये कहलाएगा आपका कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। और ये कहलाएगा आपका आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और आनुवांशिक पदार्थ। क्या होता है कि ये जो जीवाणु कोशिका होती है इसके पार्श्व वाले भाग से, इसके पार्श्व वाले भाग से एक अतिवृद्धि निकलती है, एक छोटी सी संरचना निकलती है, और उस संरचना को कहते हैं मुकुल। क्या कहते हैं उसे? मुकुल। कैसे निकलेगी देखो, ये आपकी जीवाणु कोशिका, ये कोशिका भित्ति, ये कोशिका झिल्ली, ये आनुवांशिक पदार्थ और ये कोशिका द्रव्य। अब इसका जो पार्श्व भाग है उससे एक अतिवृद्धि निकलती है। ये पार्श्व भाग से निकल गई एक अतिवृद्धि। क्या बोलेंगे इसको? अतिवृद्धि। और ये जो अतिवृद्धि निकलती है इसी को बोलते हैं मुकुल। क्या बोलते हैं इसको? मुकुल। ये जो अतिवृद्धि होती है इसी को क्या कहते हैं? मुकुल। आगे चल करके क्या होता है कि ये जो मुकुल होता है ये आकार में वृद्धि करता है और अधिक बड़ा हो जाता है। वृद्धि करके कैसा हो जाता है? बड़ा। इस तरीके से ये वृद्धि करता है मुकुल, और जब ये वृद्धि करता है तो इसमें कुछ आनुवंशिक पदार्थ आ जाता है और कोशिका द्रव्य इसके अंदर आ जाता है।
यह आपकी मुकुल संरचना है। अब ये जो मुकुल होगा वो आगे क्या करेगा, वृद्धि, प्लस वृद्धि करके इसमें विकास होगा और विकास होकर के इस प्रकार से आकार में कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इससे और आगे चल कर के जब इसका पूर्ण विकास हो जाता है इसका, तो ये जो मुकुल होता है ये मात्र कोशिका से अलग होकर के और स्वतंत्र एक जीवाणु कोशिका का निर्माण करता है। ये आपकी हो गई पुत्री कोशिका। और यहाँ पर आपकी जो ये कोशिका है ये कहलाएगी आपकी मातृ कोशिका, मातृ कोशिका। तो ये आपकी मातृ कोशिका, और मातृ कोशिका से एक अतिवृद्धि निकलती है जिसे मुकुल कहते हैं। मुकुल आगे चल कर के वृद्धि करता है, इसमें विकास होता है और आकार में बड़ा हो जाता है, और जो मातृ कोशिका है उससे पृथक होकर के नया जीवाणु कोशिका का निर्माण करता है। तो ये पृथक हो गया मुकुल, और इस मुकुल के द्वारा ही नई जीवाणु कोशिका का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। यह अतिवृद्धि इसके पार्श्व भाग से निकलती है, इधर से भी निकल सकती है अतिवृद्धि, इधर से भी अतिवृद्धि निकल सकती है, इधर से भी अतिवृद्धि निकल सकती है। तो इसके जो पार्श्व भाग होते हैं उन पार्श्व भागों से ही अतिवृद्धि निकलती है। तो यहाँ पर मुकुल के द्वारा, मुकुलन जो विधि है, इस मुकुलन विधि के द्वारा यहाँ पर जीवाणु कोशिकाओं में कायिक जनन होता है। किसके द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा। तो ये हो गया आपका जीवाणुओं में कायिक जनन। कौन सा जनन है बेटा जीवाणुओं में, कायिक जनन। अगला देखो, अब हम बात करते हैं जीवाणुओं में अलैंगिक जनन। किसकी बात करते हैं जीवाणुओं में अलैंगिक जनन? तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे जीवाणुओं में अलैंगिक जनन। कौन सा जनन है, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन अगर देखा जाए जीवाणुओं में तो ये दो प्रकार का होता है। पहला कोनेडियो द्वारा, कोनेडियो या कोनेडिया द्वारा, और दूसरा जो जनन होता है वो होता है अंतः बीजाणु द्वारा, एंडोस्पोर, अंतः बीजाणु, एंडोस्पोर, एंडोस्पोर द्वारा, अंतः बीजाणु द्वारा और कोनेडिया द्वारा। तो यहाँ पर अलैंगिक जनन की जीवाणुओं में दो विधियां हैं, एक कोनेडिया द्वारा और दूसरा जो है वो है अंतः बीजाणु या एंडोस्पोर द्वारा। अब कोनेडिया द्वारा जो जनन की प्रक्रिया होती है वो तंतुवत जीवाणुओं में होती है, जिनका जो आकार होता है वो तंतु जैसा होता है। तो क्या होता है बेटा, ये माना एक ये तंतुवत जीवाणु है। कैसा जीवाणु है बेटा, ये तंतुवत जीवाणु, जिसका आकार तंतु जैसा है। तो ये जो तंतुवत जीवाणु है इसके शीर्ष भाग पर इस प्रकार से गोल संरचनाएं ऐसे क्रम में लगी रहती है। ये गोल संरचनाएं, और इन गोल संरचनाओं को बोलते हैं कोनेडिया। क्या बोलते हैं इनको, कोनेडिया बोलते हैं। जीवाणु जो कोशिका है तंतुनुमा, उस कोशिका के शीर्ष भाग पर गोल संरचनाएं क्रम से लगी रहती है और जिसे कोनेडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, कोनेडिया। अब क्या होता है कि ये कोनेडिया भूमि पर गिर जाते हैं। ये कोनेडिया हो गए आपके, कहाँ पर आ गए ये आपके
भूमि पर। ये भी आपके क्या है, कोनेडिया है। यहाँ से गिरेंगे ये और भूमि पर गिर जाते हैं। भूमि पर जब तक प्रतिकूल परिस्थिति रहती है, भूमि पर जब तक प्रतिकूल परिस्थिति रहती है तब तक ये कोनेडिया ऐसे ही पड़े रहते हैं, और जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आती है तो हम कह सकते हैं अनुकूल परिस्थिति आने पर, अनुकूल परिस्थिति आने पर, अनुकूल परिस्थिति आने पर, जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये कोनेडिया अंकुरित होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? कोनेडिया अंकुरित होने लगते हैं। और जब ये कोनेडिया अंकुरित हो जाते हैं तो अंकुरन के बाद इनमें वृद्धि होती है। अंकुरन के बाद क्या होती है? इनमें वृद्धि होती है, और वृद्धि के बाद नया तंतुनुमा जीवाणु बना लेते हैं। नए जो तंतुनुमा जीवाणु है उसका जो निर्माण है वो हो जाता है। ये आपके सारे के सारे हो गए आपके तंतुनुमा जीवाणु। ठीक है, ये सारे जो जीवाणु हैं ये आप कह सकते हो ये पुत्री कोशिकाएं हैं। कौन सी कोशिकाएं बेटा? ये पुत्री कोशिकाएं। एक बार फिर से देखो, जीवाणुओं में यदि अलैंगिक जनन की विधि की बात करते हैं तो उसमें पहला है कोनेडिया के द्वारा। कोनेडिया में क्या होता है कि ये जो विधि है वो तंतुवत जो जीवाणु होते हैं जिनका आकार तंतु जैसा होता है, उनके शीर्ष भाग पर छोटी छोटी गोल संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें कोनेडिया कहते हैं। ये कोनेडिया भूमि पर गिर जाते हैं और प्रतिकूल परिस्थिति तक भूमि पर ही पड़े रहते हैं। जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आती है कोनेडिया अंकुरित हो जाते हैं और अंकुरित होकर के वृद्धि करते हैं और नया तंतु में जीव बनाते हैं, अर्थात पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ये आपका जीवाणुओं में जो अलैंगिक जनन है उसकी सबसे बेस्ट विधि हो गई आपकी कौन सी? कोनेडिया। तो आज हमने यहाँ पर जीवाणुओं में जो कायिक जनन है, मुकुलन और द्विविखंडन, उन दोनों विधियों के बारे में अध्ययन किया। और जीवाणुओं में अगर अलैंगिक जनन की बात करते हैं तो आज हमने कोनोडिया के बारे में यहाँ पर वर्णन किया है। और कल हम जो एंडोस्पोर है जिसको बोलते हैं अंतःबीजाणु, उस अंतःबीजाणु के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।